चलिए देखते हैं आज इसी में प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा का अर्थ। प्रेरणा है क्या, तो बताया गया अभी आपको। जो अभिप्रेरण था उसी का ही रूप प्रेरणा है। प्रेरणा मतलब कर्मचारियों को प्रेरित करना ताकि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, और प्रेरणा के लिए वह माहौल उत्पन्न कर देना जिससे कर्मचारी काम करने के लिए बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाए। तो समय समय पर कंपनी का प्रबंधक अपने कर्मचारियों को प्रेरणा देने का काम भी करता है, अभिप्रेरित करने का काम भी करता है ताकि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो अभिप्रेरण की जो प्रवृत्ति थी वही प्रवृत्ति यहाँ प्रेरणा में भी है। प्रेरणा भी जो है दो प्रकार की होती है। इसे जब वर्गीकरण करते हैं अपने यहाँ पर, तो एक होता है मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणा, और दूसरा होता है गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय प्रेरणा। मौद्रिक प्रेरणा यानी वह प्रेरणा जहाँ पर आज जो है मौद्रिक का समय है, जब कंपनी में कोई भी कर्मचारी काम करता है और मान लो उसके वेतन में वृद्धि होता है, तो वेतन में वृद्धि होने के कारण उसके आय में वृद्धि हो जाता है, समाज में एक उसको सम्मान मिलता है, एक अच्छी जीवन को व्यतीत करता है। आज हर कुछ मुद्रा में ही मापा जाता है। तो मौद्रिक प्रेरण में जब समय समय पर कंपनी का प्रबंधक अपने कर्मचारियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए लाभ में से कुछ हिस्सा उन्हें बोनस के रूप में दे देता है, या हर वर्ष उनका इंक्रीमेंट करता है, वेतन में वृद्धि करता है, तो उस कर्मचारी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो वो और कार्य के प्रति प्रेरित हो जाता है और सोचता है कि जब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरे वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और अच्छे से काम करूँगा तो मेरे वेतन में और अधिक मात्रा में वृद्धि होगा। ये सोचकर उसको एक प्रेरणा मिल जाता है और फिर पूरे गति के साथ, लगन के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है। तो ये हमारा आता है किसके अंतर्गत, मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत। तो मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत क्या करेंगे, हम वेतन में वृद्धि करेंगे, हर वर्ष उसको इंक्रीमेंट देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। तो किस प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, हमारा मौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत। इसी मौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत अपन चलते हैं आगे। तो कहा जाता है वेतन में वृद्धि करना, भत्ता देना। भत्ता समझते हो, भत्ता का मतलब होता है अगर मान लो कोई कर्मचारी संस्था के काम से बाहर जाता है, यात्रा करता है, आने जाने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भत्ता मिलना चाहिए। मतलब अलग से पैसा मिलेगा, आने जाने का किराया मिलेगा, आने जाने में जितना खर्च लग रहा है सारे पैसे कंपनी देगी, आने जाने में जो भी उसने रास्ते में चाय पानी किया उसका पैसे भी कंपनी देगी। एक प्रकार के भत्ता होते हैं। इससे मनोबल बढ़ जाता है किसका, उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का। वह सोचेगा ठीक है मुझे ही बार बार भेजें काम के लिए तो ठीक रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे अपने जेब से कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम ड्यूटी भी हो जाता है, उसको अलग से चार्ज भी मिल जाता है, घूमना फिरना हो जाता है, और इस प्रकार से उसका मनोबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब भत्ता मिलता है तब। लेकिन अगर मान लो कंपनी का प्रबंधक वही काम करने के लिए उसे बोलेगा अपने वाहन से जाओ और उसे 1 रुपये भी नहीं देगा, तो वो एक बार तो चला जाएगा लेकिन दूसरे बार जाने के लिए बहाना करेगा। कारण वेतन तो उतना ही मिलना है जितना मिल रहा है उसे, लेकिन आने जाने में उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है, आने जाने में जो है वहाँ पे समय उसका बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी दशा में वो एक्स्ट्रा पैसा उसका खर्च हो रहा है, बल्कि आय नहीं हो रहा है, वहाँ पे व्यय हो रहा है। ये सोचकर वो जाने से कतराता है। लेकिन वहीं अगर उसको हम भत्ता दे देंगे तो खुशी खुशी चला जाएगा, उसका मनोबल क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाता है। आई बात में। तो मौद्रिक प्रेरण के अंतर्गत ही वेतन में वृद्धि करना, कर्मचारियों को समय समय पर भत्ता देना, इससे उसका मनोबल क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है ना। बोनस देना, समय समय पर कर्मचारियों को बोनस देंगे, ये भी मौद्रिक प्रेरण के अंतर्गत आता है। इससे भी कर्मचारी का मनोबल बढ़ जाता है। लाभ में भागीदारी, कभी कभी कंपनी का प्रबंधक बोलता है कि अगर यहाँ पे हम सब कर्मचारी मिलकर काम करेंगे और जो भी लाभ होगा उस लाभ में सभी का बराबर बराबर हिस्सा होगा। ये शब्द अगर बोल देता है तो कर्मचारी का और अधिक प्रेरणा की प्राप्ति हो जाती है, कार्य के प्रति लगन आ जाता है और पूरी गति के साथ काम करता है, ताकि वो समझ चुका है कि अब हम यहाँ पे भागीदार हैं, जितना लाभ होगा सबको बराबर बराबर यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। ये सोचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है। कौन, वह कर्मचारी। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आई बात में। इसके बाद होता है वहीं पर अगर प्रेरणा देना है तो कंपनी का प्रबंधक बोलता है कि अगर यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब यहाँ से वो रिटायरमेंट होंगे तो उनको पेंशन की सुविधा भी मिलेगी,
और कुछ राशि संस्था के द्वारा उसे एक मुश्त वहाँ पर दी जाएगी। ये सोचकर या ये नियम बताने के बावजूद प्रेरणा आ जाती है। किसके अंतर्गत? कर्मचारी के अंतर्गत। वो स्थायी रूप से उसी संस्था में काम करता है। वो जान चुका है कि मुझे यहाँ से पेंशन सुविधा भी मिलेगा और रिटायरमेंट होने पर मुझे यहाँ से कुछ रकम भी मिलेगी, जिससे वो अपने आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकेगा। आई बात में? तो ये जो है हमारा सब किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक अभिप्रेरण या मौद्रिक प्रेरणा के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। आई बात में? इसी में चलते हैं अपन मौद्रिक के बाद गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय प्रेरणा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन पहले भी। प्रेरणा के अंतर्गत गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय मतलब ऐसी है प्रेरणा या प्रेरणा जहां पर कर्मचारियों का मुद्रा से कोई लेन देन नहीं होता है। मुद्रा में किसी प्रकार से कोई वृद्धि नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर गैर मौद्रिक के अंतर्गत कार्य की तारीफ की जाती है। अच्छा काम करने पर शाबाशी दिया जाता है, तो शाबाशी देंगे, कार्य की तारीफ करेंगे तो मनोबल उसका अपने आप बढ़ जाता है। उसके अंदर एक प्रेरणा आ जाती है और पूरे लगन से काम करता है। इसके बाद कर्मचारियों के रहने के लिए अगर मकान की व्यवस्था कर दी गई, उनके बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी गई, पढ़ने लिखने के लिए अगर मान लो स्कूल की व्यवस्था कर दी गई, तो ये सब प्रेरणाएँ जो है गैर वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मुद्रा नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि उनके पास किस चीज़ की कमी है और उस कमी की पूर्ति कर देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। और इस प्रकार से उस कर्मचारी के मनोबल में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन गैर वित्तीय अभिप्रेरण। गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत सबसे पहले आता है पद प्रमोशन। जब कर्मचारी अच्छे से काम करे तो उसका प्रमोशन कर दो। सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम सभी कर्मचारी का प्रमोशन करते हैं हर वर्ष, तो हर कर्मचारी यही सोचता है कि आज नहीं तो कल मेरा नंबर भी लगेगा और मुझे भी प्रमोशन मिलेगा। ये सोचकर हमेशा लगन से ईमानदारी से काम करता है ताकि उसे भी प्रमोशन मिले, उसके पद में भी वृद्धि हो, ये सोचकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है कौन? कर्मचारी। तो गैर वित्तीय प्रेरणा में क्या करेंगे? पद में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तब जाकर उसको प्रेरणा मिलेगी, मनोबल में वृद्धि होगा और जो लक्ष्य है हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। संगठन का वातावरण करना। संगठन मतलब संस्था में किसी प्रकार से मतभेद ना होने दें, सब मिलजुल कर काम करें। कंपनी का प्रबंधक अपने आप को मालिक समझकर ना बैठे, वह भी कर्मचारियों का सहयोग करे, समय समय पर कर्मचारियों के साथ बैठकर चाय पानी भी कर ले। इससे भी कर्मचारी का मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर उठना बैठना करता है, उसके सुख दुख का हाल चाल पूछ लेता है या उसके साथ बैठकर एक आध कप चाय पी लेता है, तो भी कर्मचारी का मनोबल क्या होता है? बढ़ जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे प्रबंधक जो है अपने आप को मालिक नहीं समझता, बल्कि वो हमको साथ लेकर चलता है और हमारे साथ उठना बैठना करता है। ये सोचकर उसका मनोबल क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो समझते हैं कि हम सब बराबर हैं, समान हैं। लेकिन वही पर अगर मालिक और नौकर की भेदभाव करेंगे तो मनोबल अपने आप कम हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे गैर वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत। कैरियर के अवसर देना, जहाँ पे कंपनी का प्रबंधक बाहर से लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग की व्यवस्था कराता है कर्मचारियों के लिए, ताकि उसकी योग्यता में और अधिक मात्रा में वृद्धि हो सके और उसे आगे और पद की प्राप्ति हो सके, पद में वृद्धि हो सके। इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था कराता है तो कर्मचारी का मनोबल या कार्य के प्रति प्रेरणाएं आ जाती है। वह सोचता है कि हमारा प्रबंधक बाहर से विशेषज्ञ बुला रहा है, हमको ट्रेनिंग दिलवा रहा है ताकि हमारी योग्यता में वृद्धि हो, तो क्यों ना हम भी अच्छा काम करें जिससे संस्था को भी लाभ की प्राप्ति हो। ये सोचकर कर्मचारियों में प्रेरणा आ जाती है और पूरी गति के साथ ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से संस्था को भी लाभ हो जाता है, लाभ मिल जाता है और बाहर से विशेषज्ञ बुलाने के कारण कर्मचारियों में भी एक विशेष योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। ये लाभ होता है। तो किसके अंतर्गत आते हैं सब? गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक, फिर देखिए इसी में कर्मचारियों को अधिकार देना।
कर्मचारियों को अधिकार देता है कि तुम्हारा ये अधिकार है। जैसे मान लो चार्जमैन को अधिकार दे दिया गया कि तुम्हारा अधिकार है कि अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से काम लेना है। जैसे ही वहाँ पे कार्य सौंपा गया, उसके अंदर एक प्रेरणा आ गई, अरे मेरे अंदर योग्यता है, तभी तो प्रबंधक मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है और इतने कर्मचारियों का मुझे लीडर बना दिया है, मैं इसका बड़ा अधिकारी हूँ और मुझे अधिकार सौंप दिया है कि इसको यहाँ पे ऐसा काम लेना है इनसे। इसी कारण उसके अंदर एक प्रेरणा आ जाती है और प्रेरणा आने के कारण वह पूरे गति से काम करता है और अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से मिलजुल कर अच्छे से काम करवाता है। मनोबल क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। तो अधिकार देने के कारण, सलाह लेने के कारण, कोई भी काम करना है तो उनसे सलाह ले लो कर्मचारियों से, उनके अंदर एक प्रेरणा आ जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सब होता है हमारा अभिप्रेरण या प्रेरणा के अंतर्गत। पद सुरक्षा का स्थायित्व प्रदान करना। जब कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर पद की सुरक्षा का स्थायित्व बता देता है पहले से ही। कौन? कंपनी का प्रबंधक। वह पहले ही बोल देता है कि हमारी संस्था में आपको नियुक्त किया गया है परमानेंट, अच्छे से काम करोगे, वेतन में वृद्धि होता जाएगा, साथ ही साथ आपके पद में भी वृद्धि होगा और जब 60 साल की उम्र होगी तभी आपको यहाँ से रिटायरमेंट किया जाएगा। जब उस कार्य में स्थायित्व प्रदान कर दिया गया तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ना। कार्य में जब स्थायित्व देंगे किसी भी व्यक्ति को अगर हम, तो उसका मनोबल क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। उसको भटकने वाली, अगर मान लो हम किसी को बोलते हैं कि नहीं तुमको यहाँ नियुक्त किया गया है और 2-4 महीने के बाद आपको यहाँ से कभी भी जो हम आपको यहाँ से निष्कासित कर सकते हैं, जब इस प्रकार की बात बोल देगा प्रबंधक, तो जितने भी या जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा है सबके मन में यही बातें खटकेगी कि आज नहीं तो कल तो हमको यहाँ छुट्टी हो जाएगा, हम यहाँ परमानेंट है नहीं। तो जो है अंदर ही अंदर दूसरे काम की तलाश करेगा और जहाँ पे वो काम कर रहा है उस काम में उसका मन नहीं लगेगा। तो परिणाम क्या होगा, जो हमको उत्पादन मिलना चाहिए था हमें उस उत्पादन की प्राप्ति नहीं मिलेगी, जो लक्ष्य मिलना चाहिए था उस लक्ष्य की प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि स्थायित्व प्रदान नहीं किया गया। वही अगर स्थायित्व प्रदान कर देते हैं तो हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो स्थायित्व प्रदान करने से भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों में एक प्रेरणा आती है और मनोबल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। किसी से काम करना है या लेना है तो उसको जो है वहाँ पे कार्य के क्षेत्र में स्थायित्व प्रदान करना अनिवार्य है, और अगर स्थायित्व हम नहीं देते हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। ये है हमारा प्रेरणा। आई बात समझ में? तो अभिप्रेरण और प्रेरणा दोनों एक ही है। अभिप्रेरण अगर हमारा तैयार हो गया तो प्रेरणा भी हमारा तैयार हो गया, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? ठीक।